आज हम मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे। मूल अधिकार क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ये जो है भाग 3 के अंदर आते हैं। संविधान में भाग 3 के अंदर मूल अधिकार आते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। कितने अनुच्छेद में? 12 से लेकर 35 तक है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे, मूल अधिकार के बारे में। इतनी तो नॉलेज मुझे है नहीं, लेकिन मैं भी किताब से पढ़ के जानकारी प्रदान करूँगा, जो भी हो जाएगी। मूल अधिकारों का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार वे आधारभूत स्थितियां उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती है। शेष अधिकारों के संबंध में यह हमेशा नहीं कहा जा सकता। मूल अधिकार वे चीज़ हैं जो किसी भी आम आदमी को, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आपको अपने मूल अधिकारों के बारे में पता है तो आप अपनी चीज़ें किसी के सामने रख सकते हैं। मूल अधिकार देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान में उल्लिखित होते हैं। ये संविधान द्वारा रक्षित और प्रवर्तित होते हैं। संविधान ही इनकी रक्षा करता है। आमतौर पर मूल अधिकार सिर्फ कार्यपालिका की शक्ति को मर्यादित नहीं करते, बल्कि विधानमंडल की शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। हमारे मूल अधिकार सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं हैं। जब हम कहीं जाते हैं किसी काम के लिए, सरकारी ऑफिस में, दफ्तर में, तो वहाँ पर लोग किस तरीके से बोलते हैं, कहते हैं, हमें बताते हैं, तो उनके प्रति ही नहीं है हमारे मूल अधिकार। जो विधानमंडल है, जो कानून बनाते हैं लोग, विधायिका है, उनके लिए भी, उनके समक्ष भी हम अपने मूल अधिकार रख सकते हैं। यदि विधायिका इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई विधि बनाती है, अगर विधायिका जो है कोई ऐसा कानून बनाती है तो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, तो वह उस सीमा तक निष्प्रभावी या शून्य हो जाती है जहाँ तक हमारे मूल अधिकार हैं। वो जो है कोई लॉ या कानून जो है वहाँ तक शून्य हो जाता है जहाँ तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। जो भी कोई कानून, ऐसा कोई कानून बनेगा जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, जो उनके बिल्कुल अपोजिट है, तो ऐसा कानून जो है निष्प्रभावी रहेगा। मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन जरूरी होता है, जबकि शेष कानूनी या विधिक अधिकारों के मामले में आमतौर पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। याद रहे कि सभी कानूनी अधिकार जो हैं मूल अधिकार नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उपभोक्ता का अधिकार कानूनी अधिकार तो है, लेकिन ये आपका मूल अधिकार नहीं है। कानून ने आपको इतना तो दे रखा है कि आप उपभोक्ता हैं, तो आप ये अधिकार रखते हैं कि किस रेट में आपको चीज़ें मिल रही हैं, किस में नहीं मिल रही हैं, उसका इसी प्रकार संपत्ति का अधिकार एक संपत्ति का अधिकार है जो पहले मूल अधिकार में था, संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसी संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था, अब वह कानूनी अधिकार है पर मूल अधिकार नहीं है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 301 भी कानूनी अधिकार का उदाहरण है।
मूल अधिकार नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। उनका स्वरूप प्राकृतिक अधिकारों की तरह भी हो सकता है और सामान्य कानूनी या विधिक अधिकारों की तरह भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित देश की राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। जहाँ तक भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था का प्रश्न है, उसमें दिए गए मूल अधिकार इन सभी वर्गों में अलग अलग मात्रा में समायोजित किए जाते हैं। भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में जानेंगे। भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। आखिरकार संविधान सभा द्वारा संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था किए जाने के कुछ विशेष कारण थे। जैसे अब इसके बारे में हम जानेंगे, जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण थे ऐसे। दो तीन पॉइंट हमें जान लेते हैं। भारत की अधिकांश जनता निरक्षर होने के कारण, जनता कैसी थी, निरक्षर थी, इसीलिए राजनीतिक हितों और अधिकारों को जनता जो है नहीं समझती थी। जब नॉलेज कम हो गई तो जनता कैसे समझेगी। इसीलिए यह खतरा लगातार रहता था, विद्यमान रहता था कि कहीं राज्य उसके मूल अधिकारों का हनन नहीं कर दे। पहला पॉइंट ये है। जनता कैसी थी, निरक्षर थी, तो उसे अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था। जब कोई कानून वगैरह बनता है तो इसी वजह से ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं बनाए गए। पहला पॉइंट। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली में यह खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है, जिसका अर्थ है कि सरकार संसदीय बहुमत का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून बना सकती है। भारत में धार्मिक और नस्लीय भेदभाव काफ़ी ज़्यादा है तथा अल्पसंख्यक वर्ग अपनी कम जनसंख्या के कारण सरकार के निर्माण में प्राय कमज़ोर ही सिद्ध होता है। जब उनके वोट कम हैं तो कमज़ोर सिद्ध हो गए, इसीलिए वो अपना कैंडिडेट अच्छे से नहीं चुन पाते हैं। बहुमत की ऐसी तानाशाही से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी मूल अधिकारों की आवश्यकता थी या जरूरत थी। तीसरा पॉइंट होगा, भारत में संघात्मक पद्धति फेडरल सिस्टम को स्वीकार किया गया था। यह संभावना अपनी जगह कायम थी कि कहीं किसी प्रांत की सरकार नागरिकों के अधिकार न छीनने लगे। मूल अधिकारों की घोषणा करने की जरूरत इसलिए भी थी कि जनता को यह बोध हो जाए कि अब किसी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति संविधान के समक्ष विशेष नहीं है। कैसे हैं, सभी समान लोग हैं। सभी भारतीय नागरिक विधि के समक्ष समान हैं, इसलिए भी आवश्यकता पड़ी। भारतीय समाज में दलित, आदिवासियों तथा स्त्रियों सहित कई ऐसे वर्ग थे जो लंबे समय से वर्चस्वशाली वर्गों के हाथों दमन और शोषण का शिकार हो रहे थे। ऐसे वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था करना जरूरी था। तो 4-5 पॉइंटों में हमने जाना कि हमारे लिए मूल अधिकार क्यों जरूरी थे, क्या जरूरत पड़ी इन्हें बनाने के लिए, ये सभी हमें जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके, हमारे अनुच्छेद कितने हैं, 395, उसमें से 12 से लेके 35 तक क्या है, मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में। इनमें से अनुच्छेद 14 से 32 तक विशिष्ट मूल अधिकार वर्णित हैं। 12 से 35 तो पूरे हैं, लेकिन 14 से 32 जो वो बिल्कुल ही जरूरी हैं, बहुत ज़्यादा। जबकि शेष
अनुच्छेदों का संबंध मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य उपबंधों से है, जबकि जो शेष अनुच्छेद है उनका संबंध क्या है, मूल अधिकारों के लिए क्या क्या अमेंडमेंट लाए गए या जो भी किया गया होगा उससे संबंधित छोटी मोटी चीज़ें वो इनमें दी गई हैं। मूल संविधान में अधिकारों के 7 वर्ग थे। जो मूल संविधान है उसमें कितने अधिकारों के 7 वर्ग थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसके द्वारा पहले 7 मूल अधिकार थे, अब कितने बचे हैं हमारे, 6 बचे हैं। संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया है। अब मूल अधिकारों के 6 वर्ग रह गए हैं। अब हम जानेंगे मूल अधिकार, हमारे जो 6 मूल अधिकार हैं कौन कौन से हैं। छह मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार, समता को आप अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे समानता के तौर पर ले सकते हैं। समता और समानता में ये अंतर है कि समानता तो है सरकार किसी भी चीज़ के लिए सबको समान अवसर प्रदान करा दे, किसी भी अगर कोई भी योजना आती है तो सभी के लिए समान मौका मिले, ये तो हो गई समानता। लेकिन समाज में कुछ वंचित वर्ग भी हैं, कमज़ोर वर्ग भी हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको वहाँ तक जो योजना है उसका लाभ पहुँचाने के लिए भी उन्हें कुछ छूट दी जाए, आरक्षण दिया जाए किसी चीज़ के लिए भी, तो और उसे समाज में समान धारा में लाया जाए उन लोगों को। तो ऐसे प्रयास जो हैं वो समता के अंदर आते हैं। तो हमारा पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से 18 में। कितने में आता है, 14 से 18 में आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आता है अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक आता है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में आता है। तो मेन जो अनुच्छेद कितने हुए, 14 से लेके 32 हुए। बाद बाकी इसमें मूल अधिकारों के बारे में और जो 12 से 35 तक टोटल मूल अधिकार हैं, इनमें 14 से 32 जो है मेन मूल अधिकार के बारे में दी गई है, और जो बचे हुए अनुच्छेद जो हैं इनमें सिर्फ मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है, क्या है क्या नहीं है, कैसे है, कोई संशोधन वगैरह कुछ किया गया होगा, जरूरी चीज़ें वो दे रखी हैं। अब जानेंगे समता का अधिकार क्या है। हमारा समता का मूल अधिकार है उसके बारे में जानेंगे, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर आता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश,
जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 कहता है 14 कहता है कि सभी लोग समान हैं विधि के समक्ष। 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होना चाहिए। उसे प्रतिषेध करता है कि अनुच्छेद 15 करता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। जितनी भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन से संबंधित चीज़ें निकलती हैं, योजनाएं हैं, नौकरी हैं, उनके विषय में क्या है? अवसर। उन्हें भी, जो लोग मुख्य धारा में नहीं हैं, उन्हें भी ऊपर लाने के लिए सरकार उनके लिए थोड़ा सा और बेनिफिट देती है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। जैसे हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करने की कहता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। पहले जो लोगों को उपाधि से जाने जाते थे कि अब वो उपाधियों का अंत करता है। कोई उपाधि या उपनाम ऐसे नहीं रखा जाएगा। तो ये थे समता के अधिकार के अंतर 14 से लेके 18 तक अनुच्छेद, जो कि आपको बता रहे थे विधि के समक्ष समता, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर नस्लीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। 15 लोक नियोजन में आपको अवसर मिले सभी को समान। 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत वाला नहीं होना चाहिए सिस्टम। 18 उपाधियों का अंत होना चाहिए। तो 5 अनुच्छेद आते हैं। पहला हमारा अधिकार हो गया मूल अधिकार, उसके अंदर आते हैं 5 अनुच्छेद हमारे। अब दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद आते हैं 19 से लेके 22 तक 3 अनुच्छेद आते हैं। अब स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इस बाकी जो हमारे मूल अधिकार हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। मैं खुद भी पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा कि जो भी कुछ समझ में आएगा टूटा फूटा वो बताऊंगा आपको। जब तक ध्यान रखें अपना। अगर कोई भी व्यक्ति ये वाली वीडियो देख रहा हो तो अपना सुझाव दे, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया। गलत तो खुद नहीं समझ लिया मैंने, अगर मैं खुद भी समझ रहा हूँ, पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, तो कृपया मार्गदर्शन दें हमें, जिन व्यक्तियों को भी नॉलेज है। धन्यवाद।